गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में। इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, ये हम कल पढ़ रहे थे। आज उससे आगे पढ़ते हैं पेज 162 पर। ड्रग्स का इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। इनका इफेक्ट क्या होता है? देखो, सबसे पहले इन्होंने दिया है कि जो लोग इंट्रावीनस इंजेक्शन लेते हैं, इंट्रावीनस का मतलब अपनी ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, उनको क्या हो जाता है? उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी होने के चांस रहती है। क्योंकि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं? फ्लूइड्स के थ्रू फैलती हैं, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। और सबसे पहले जो एड्स के केस दुनिया में डिस्कवर हुए वो ऐसे ही थे, जिसमें कि जो ड्रग एडिक्ट्स थे उनके अंदर ये देखा गया, क्योंकि वो कॉमन सिरिंजेस यूज़ करते थे। इसीलिए आजकल तुमने सुना भी होगा, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सिरिंज को एक ही बार यूज़ करना है, या ऐसी सिरिंज आती हैं जो एक ही उपयोग में काम करते हैं, फिर वो टूट जाती है। The viruses which are responsible for these are transported from one person to another by sharing of infected needle and syringes. Both are chronic infection. Chronic का मतलब वो लंबे समय तक चलने वाले infections हैं and ultimately fatal, है ना, उनसे मौत भी हो जाती है। AIDS can be transmitted to one's life partner through sexual contact, while hepatitis B is through infected blood. तो दोनों किससे फैल रहे हैं? ये बॉडी फ्लूइड से फैल रहे हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। अब आती है बात एल्कोहल की। एल्कोहल के लिए इन्होंने क्या लिखा है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, क्योंकि एडोलेसेंस में ही उसकी आदत लगती है। उसकी वजह से एडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति हैवी ड्रिंकर बन जाता है, यानी कि वो ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल कंज्यूम करने लगता है। क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर। क्रॉनिक का यूज का मतलब लंबे समय तक यूज करना, नर्वस सिस्टम और लिवर को डैमेज करेगा, जिसको क्या कहते हैं? सिरोसिस। लिवर के डैमेज को कहेंगे सिरोसिस। धीरे धीरे उसका जो टिश्यू है लिवर का, वो डिजेनरेट होते होते नष्ट हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स द फीटस। तो इसको भी डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि जिस समय प्रेगनेंसी हो उस समय इन चीज़ों का सेवन ना करें, खासतौर से अल्कोहल का। तो प्रेगनेंसी में it may lead to defects in newborn। ठीक है, बच्चे में कोई कमी आ सकती है। इसके बाद बात आती है अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स। अब ये ड्रग्स का जो मिसयूज है वो होता है स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा। स्पोर्ट्स पर्सन क्या यूज करते हैं? कुछ ऐसी दवाओं का उपयोग करते हैं जो उनकी क्षमता बढ़ाने का काम करती है, यानी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का काम करती है। ऐसी दवाइयाँ स्टेरॉइड्स होती हैं, यानी कि वो क्या है? वो एक तरह के हार्मोन्स हैं, जिससे कि मस्कुलर मास बिल्ड होगा, जिससे कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो अपना बॉडी मास बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। एथलीट्स अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, या वेट लिफ्टर्स या किसी और खेल में भी ड्रग्स को लिया जाना प्रतिबंधित किया हुआ है, तब भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इनको लिया जाता है। ठीक है, तुमने सुना होगा कि उस चीज़ को कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग को रोकने के लिए एक संस्था है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो समय समय पर जो यूरिन सैंपल्स है एथलीट्स के या प्लेयर्स के वो लेती रहती है, और अगर वो उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन पर एक्शन किया जाता है। तो देखो कौन से ड्रग्स होते हैं ऐसे? नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक ब्यूरो का नाम भी आजकल सभी ने सुना होगा कि वो ड्रग्स को लेके सब जगह छापे मारते रहते हैं। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है, एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो हमें दर्द से छुटकारा दिलाती हैं, और नार्कोटिक का मतलब होता है ड्रग। तो ऐसी दवाइयाँ जो दर्द से छुटकारा दिलाती हैं, प्राइमरीली उनका फंक्शन ये है, लेकिन वो कैसी हैं? वो नशीली भी हैं। तो ऐसी दवाइयों को कहते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले लिखा है इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मतलब होता है ऐसे हार्मोन्स
जो कि हमारी बॉडी में मसल मास को बिल्ड करते हैं। एनाबॉलिक है यानी कि वो बना रहे हैं। इसके बाद आती है बात डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब होता है विच इंक्रीज यूरिन सिक्रीशन, ऐसे चीज को कहते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक के बाद नेक्स्ट आता है सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स हेल्प टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क टू प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड एज ए रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? फीमेल्स में देखो साइड इफेक्ट इनके हैं मैस्कुलिनाइजेशन। मैस्कुलिनाइजेशन ये फीमेल्स में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी जो अपीयरेंस है और उनकी जो फीचर्स हैं वो मेल्स जैसी हो जाएंगी फीमेल्स में। ये इफेक्ट उनमें देखने को मिलेगा, जैसे कि इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी। क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट, क्योंकि क्लाइटोरिस क्या है, वो एनालॉगस है मेल पेनिस के, तो उसका एनलार्जमेंट हो रहा है क्योंकि उसमें उस फीमेल में जो मेल हार्मोन्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है ना। एग्रेसिवनेस को और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उपयोग में किया जा रहा है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, यानी कि उसकी आवाज़ मेल की तरह कैसी हो जाएगी, भारी। और मेल्स में क्या सिम्टम लिखे हैं इन्होंने? एक्ने यानी कि मुहासे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, ठीक है, आक्रामकता बढ़ जाना, मूड स्विंग्स, मूड्स का परिवर्तन होना, डिप्रेशन में पहुंच जाना, रिडक्शन एंड साइज ऑफ टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स का मतलब होता है टेस्टिस, है ना, तो टेस्टिस का साइज कम हो जाना और इसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम हो जाना। तो ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा जो देखने में बात आती है वो होती है इम्पोर्टेंसी। ऐसे लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इम्पोर्टेंसी का मतलब क्या होता है, जिसे औरतों में बांझपन कहते हैं और पुरुषों में क्या कहते हैं, नपुंसकता। नपुंसकता या फिर बांझपन। तो इसका मतलब क्या है, वो फर्टाइल नहीं रह जाते क्योंकि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो काम करना ठीक से बंद कर देते हैं। इसके बाद आता है कि किडनी और लिवर के डिस्फंक्शन भी ऐसे लोगों में हो जाते हैं जो इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लेते हैं। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मेल्स की बात हो रही है अभी। प्री मैच्योर एंड परमानेंट प्री मैच्योर बाल्डनेस, बाल्डनेस का मतलब गंजापन ऐसे लोगों में आ जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दीज इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग्ड यूज in the adolescent male or female. Severe facial and सर फोन पे आए हैं हम लोग का रिक्वेशन हो गया, देखो आप मैसेज देखो, ठीक है। अब ये इफेक्ट्स देखो कौन कौन से हैं। लगातार और यूज किया जाए और परमानेंट यूज किया जाए तो क्या देखने को मिलेगा, फेशियल हेयर देखने को मिलेंगे, फेशियल एक्ने देखने को मिलेंगे, ग्रोथ सेंटर्स लॉन्ग बोन्स के जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स का उपयोग करेंगे उनके अंदर हमें ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे टेस्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो जाना, जैसे लॉन्ग बोन्स के सेंटर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाना, यानी कि उन लोगों की हाइट कम रह जाती है। इसके अलावा उनकी हड्डियां लंबी होने के बजाय ब्रॉड यानी कि चौड़ी हो जाती हैं, एक्रोमेगैली जिसको तुमने सुना होगा। इसके अलावा और क्या देखने में आता है, टेस्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो जाता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, गंजापन आ जाता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, किडनी और लिवर ठीक से काम नहीं करते। बल्कि कई बार तो ऐसा भी सुना है कि उन लोगों के हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए दवाइयों का या फिर पाउडर्स का यूज करते हैं। इसके बाद आती है बात स्टंटेड ग्रोथ, ऐसे लोगों में हो जाती है, यानी कि ऐसे लोग की हाइट कम रह जाती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। इसके बाद बात आती है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसके बाद बात आती है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल।
अब देखो प्रिवेंशन और एंड कंट्रोल क्यों जरूरी है, वो इसीलिए क्योंकि पहली लाइन में इन्होंने लिखा है कि एज ओल्ड अडेज, यानी कि सालों पुरानी जो कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होल्ड्स ट्रू हियर ऑल्सो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, तो इनसे बचाव ही सबसे अच्छा है। क्योंकि यंग एज जो होती है जिसको एडोलेसेंस कहते हैं, उसमें ज़्यादा प्रोन होते हैं बच्चे इन चीज़ों की हैबिट लगाने के। तो ऐसी सिचुएशंस का पता लगाना जरूरी है एडोलेसेंस एज में, जो कि उन्हें उस तरफ मोड़ती है। ठीक है, पेरेंट्स और टीचर्स को और ख़ास तौर से पीयर्स को यानी कि साथियों को उसमें एक रोल प्ले करना चाहिए, जिसमें वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उस बच्चे में इस तरह की आदतें विकसित हो रही हैं। ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन में रखना चाहिए, और उसके अलावा इस तरह की चीज़ों के बारे में उन्हें लगातार जानकारी देते रहना चाहिए। अब देखो कैसे किया जाए। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने जो लिखा है वो है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अनड्यू पीयर प्रेशर यानी कि साथियों के अनुचित दबाव से खुद को बचाएं, है ना। अगर कोई गलत काम की तरफ मोड़े तो उस तरफ ना मोड़े, बल्कि उसे भी सही रास्ता दिखाएं। इसके बाद आगे आता है ना, एवरी चाइल्ड हैज हिज हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी। तो इससे ये भी बात साबित होती है कि अगर पीयर प्रेशर से इसलिए भी बचना चाहिए कि पेरेंट्स को और टीचर्स को कभी भी बच्चों में कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी सीखने की और आगे बढ़ने की अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, उसके हिसाब से ही वो आगे बढ़ता है, चाहे वो स्टडीज़ हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी एक्टिविटी हो। इसके बाद आता है सेकंड, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग में बच्चों को इन चीज़ों के बारे में शिक्षा भी दी जाए और उनका समस्याओं का समाधान भी किया जाए, उनकी बातें सुनी जाएं और उससे क्या किया जाए, उनकी स्ट्रेस को और प्रॉब्लम्स को फेस करने की एबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जिंदगी का हिस्सा है, फेलियर्स का होना या फिर समस्याओं का आना। इसके बाद बात आती है तो उनको किस चीज़ में लगाया जाए, बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करके लगाया जाए स्पोर्ट्स में, रीडिंग में, म्यूजिक में, योग में और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। इसके बाद आता है थर्ड, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। तो टीचर तो ये पढ़ा ही रहा है, तो ये इसीलिए यहाँ पर पेरेंट्स और पीयर्स का नाम लिखा है कि अगर बच्चे को इस तरह की कोई समस्या है तो किससे हेल्प ली जाए, उसके साथियों से और उसके पेरेंट्स से, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, उसको अप्रोप्रिएटली गाइड कर सकते हैं। खास तौर से जो उसके करीबी दोस्त होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे की दैनिक गतिविधियों में कोई विशेष परिवर्तन आया है तो उन पर हमें नज़र रखनी चाहिए, तभी पता चलता है कि क्या वो किसी गलत आदत की तरफ मोड़ा है क्या। जैसे पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को और टीचर्स को इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से आदतों में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और फिर क्या लिखा है कि अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो उन्हें भी अपने बड़ों के सामने इन चीज़ों को लाने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समस्या सामने आएगी तभी उसका निराकरण होगा। इसके बाद आती है बात सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। ये लास्ट स्टेप है, जबकि ये चीज़ सामने आ चुकी है तो क्या करेंगे, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि जब वो गलत आदत छोड़ने का निश्चय बच्चा कर चुका है नशे की, तो उस समय उसको मेडिकल हेल्प चाहिए, ताकि उसमें जो विड्रॉल सिम्टम्स या सिंड्रोम आ रहे हैं उसको ठीक किया जा सके, है ना। उसकी रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास किया जा सके, उसकी समस्याओं को, उसकी जुड़ी हुई जो मानसिक समस्याएं हैं या स्ट्रेस वाली समस्याएं हैं उनको काउंसलिंग के द्वारा यानी कि मनोचिकित्सक के द्वारा उनको दूर किया जा सकता है। देखो इसमें किस किस का नाम लिखा है,
साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ठीक है, मनोविज्ञानी और मनोचिकित्सक। इसके अलावा डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, यानी नशा मुक्ति और पुनर्वास के कार्यक्रम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं उसको गॉट इन क्वागमायर, क्वागमायर का मतलब होता है दुष्चक्र ऑफ ड्रग और एल्कोहल एब्यूज। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं और उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं और अपने देश का भविष्य भी सुधार सकते हैं। तो इससे हमें क्या करना है कि उसको एक परफेक्टली नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाना है ताकि वो इन चीज़ों से विमुक्त हो सके, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का भी ज़िंदगी सुधार सके। इसके बाद करनी है तुम लोगों को एक्सरसाइज, और नेक्स्ट टाइम से हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, क्योंकि चैप्टर 9 सिलेबस में नहीं है। थैंक यू।